हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन पेपर कोड 30/S/1 कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 की केस स्टडीज़ को। इससे पहले एमसीक्यू सॉल्व कर दिए गए थे, आप उनको देख लीजिएगा। ये केस स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो वन बाय वन इसको करते हैं। देखिए केस स्टडी 1 में क्या कहा गया है। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल टेक प्लेस एवरी ईयर ऑन 14 January. The main attraction of the festival includes national and international kite flyers, parade, kite flying, traditional stalls, etc. On this day, few kite flyers had assembled at Point O. अब यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में बोला गया था इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के बारे में, जो कि 14 जनवरी को होता है। और मेन अट्रैक्शन क्या है यहाँ पर, इसमें कुछ चीज़ें थी, काइट फ्लायर्स परेड हो गया, काइट फ्लाइंग हो गया, स्टॉल्स लगी होती हैं, ये सब था, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है यहाँ से, तो इसमें लिखा है कि जो काइट फ्लायर है वो असेंबल हो रहे हैं कहाँ पे, ओ पॉइंट पे, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ 3 kites A, B, C was such that A and B were on the same vertical height 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पे 3 काइट की पोजीशन आपको देखने को मिल रही होगी। एक है आपकी A, B एंड C। आगे लिखा है जो A है और जो B काइट है वो इस ग्राउंड से सेम हाइट पर ऊपर उड़ाई जा रही हैं। हाइट आपको देख रहे हैं 40 मीटर है दोनों की, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ सामने डायग्राम से क्लियर करते रहिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ A, B एंड C फ्रॉम O वर 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब जो एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, तो यहाँ पर जो पहली वाली काइट है A, उस पर कितना एंगल बनना है, 60 डिग्री बनना है। B वाली जो काइट है उस पर कितना बनना है, 45 डिग्री बनना है। और जो C वाली काइट है उस पर कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 60, ये 45 और ये छोटा वाला है 30। ओके, नाउ अ वर्टिकल टावर SD हैज़ बीन इरेक्टेड एट पॉइंट S। एक वर्टिकल टावर है जो S पर इरेक्ट किया गया है, मतलब ऊपर सीधा ऐसा है। एंड अ कैमरा इज सेट एट द टॉप ऑफ द टावर फॉर द फोटोग्राफी। इसके टॉप पर एक कैमरा सेट किया गया है फोटोग्राफी के लिए। अब बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इस डायग्राम को मैं दोबारा बना दे रहा हूँ समझाने के लिए अच्छे से कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले ये एक ग्राउंड है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं R से लेके S पोजीशन तक हमने बनाया गया है। तो R से लेके S पोजीशन तक हम उसको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बीच में एक पॉइंट है O, उस पॉइंट को हम यहाँ मार्क कर देते हैं। सभी लोग यहाँ पे असेंबल है। 3 काइट्स यहाँ पे उड़ रही है। एक काइट है A, एक काइट है B और एक काइट है यहाँ पर C, ठीक है। जो A वाली काइट है वो 60 के एलिवेशन पर उड़ रही है। एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर होगा, ठीक है। और जो हाइट होगी वो होगी 40 मीटर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो B वाली काइट है वो हमारी जो एलिवेशन है वो 45 के एलिवेशन पर उड़ रही है और इसकी हाइट भी सेम है क्योंकि स्टार्टिंग में बताया गया था 40 मीटर। नेक्स्ट, जो काइट C है वो यहाँ पे कहीं है, जिसका हमारा एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री और इसकी जो हाइट है वो हमको नहीं बताई गई है, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा हो चुका है। साथ साथ यहाँ पर एक पोल भी है, उसको बना देते हैं। पोल यहाँ पीछे है SD जिसका नाम है। इस D पॉइंट पर एक कैमरा लगा हुआ है। ओके, नाउ पहला आंसर करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट A? स्ट्रिंग मतलब जो ये धागा जिससे बंधी हुई है काइट A, तो काइट A यहाँ पे, स्ट्रिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। जो उड़ा रहा होगा वो ऐसे ही उड़ा रहा होगा इस तरीके से। तो काइट जो A है इसकी स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। ट्राइंगल देख लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल था, ये P पॉइंट है। आप डायग्राम में देख लीजिए, इसको Q बोल रखा है। तो A, P और O, एंगल है 60 डिग्री, सामने है वैल्यू 40 मीटर। तो यहाँ पे हमें रेशियो चाहिए। रेशियो किसका चाहिए, तो देखिए सामने होती है जो परपेंडिकुलर, एंगल के सामने जो वैल्यू होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 यहाँ पे बनता है, तो 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर जो होते हैं इनका रेशियो क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर आप हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बोलेंगे तो इसको कॉसेक बोलते हैं, और इसका अगर उल्टा लेंगे P/H, वो होता है आपका साइन, ठीक है। तो किसी भी रेशियो को आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सामने परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है साइन का रेशियो।
तो साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल, एंगल है आपका 60 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल टू 40/x हो चुका है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। 90 आपको पता ही है, क्योंकि ये जो हाइट है वो इस पर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पे 90 बनता है, तभी हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। अब साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 40/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √3 के पास x चला जाएगा और 40 के पास 2 गया, 40 × 2 80 आ गया। ये मल्टीप्लाई का √3 जो है डिवाइड में चला जाएगा इधर। अब ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अगर रूट का नंबर नीचे आता है तो आप इसको रेशलाइज भी कर सकते हैं। तो रेशलाइज कैसे करते हैं, जो भी नंबर रूट का आया है ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 80 की √3 से मल्टीप्लाई कराई तो ये हो गया 80√3। रूट के सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि √3 और √3 होता है हमारा √9, 3 3 9, और 9 हमको पता है किसका होता है, 3 का ही होता है स्क्वायर। अब ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इसके बाद अगर आप पॉइंट पे निकालना चाहें तो पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। जब आप 80 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आपको दे देगा 26.666 आता रहेगा, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 7 बोल देंगे। तो 26.67 √3 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। आप किसी भी आंसर को लिखेंगे सब सही होंगे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। बाकी आप यहाँ तक जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है, देखिए, इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट एट C इज 40 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट C फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ पर लेंथ दे दिया, अब काइट C की पोजीशन हम पहले बना लेते हैं। काइट C के लिए जो डायग्राम है वो यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसको कवर करते हैं। तो O से स्टार्ट हुआ है, ऊपर C है, यहाँ R है। डायग्राम अलग अलग बनाने से फायदा यही है कि आपको क्लियर चीज़ें दिखाई देंगी। 30 डिग्री है, यहाँ पर आपको इस बार स्ट्रिंग की लेंथ दे दी है। स्ट्रिंग मतलब जहाँ से उड़ाया जा रहा है, तो O से उड़ाया जा रहा है, काइट की पोजीशन C है तो ऐसे उड़ रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ है वो आपको इस बार 40 मीटर दे दी है। हाइट बतानी है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से जो काइट है ऊपर की तरफ उड़ रही है, ग्राउंड नीचे है R, तो ये वैल्यू बतानी है, इसको y मान लेते हैं। तो y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सामने आता है परपेंडिकुलर, इधर आता है हाइपोटेनियस, रेशियो सेम बनेगा साइन का, लेकिन इस बार जो एंगल है वो है आपका 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री को ले लेंगे। तो साइन 30, परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेनियस है 40। ओके, आप उल्टा अगर रेशियो लेते हैं तो आपको कॉसेक लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है, और फिर कॉसेक की वैल्यू यूज़ करेंगे। टेबल इसके लिए आपको अच्छे से आनी चाहिए। नाउ साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, डिवाइड का 40 ऊपर जाएगा, 2 को नहीं ले जाना है क्योंकि आपको सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, तो y को यहाँ रहने देंगे। 40 ऊपर गया, 2 नीचे है, 2 से 40 कट गया 20 टाइम्स, तो 20 मीटर आपका हाइट आ गई, ठीक है, y की वैल्यू। करते हैं थर्ड पार्ट को। देखिए यहाँ पर आपके 2 पार्ट होते हैं जिसमें से ऑप्शन होता है कोई एक करना, तो एक को ही करें, लेकिन अच्छे से करें समझ के कि कौन सा आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ जाइए, आपको यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन काइट A एंड B। ओके, A और B के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल हमारी ये वाली डिस्टेंस होती है, ओके, क्योंकि वर्टिकल ऊपर है तो हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो मैं इतने ही डायग्राम को सिर्फ देखूंगा, बाकी को नहीं देखूंगा, जिससे मुझे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं उतने ही डायग्राम को बना देता हूँ। तो पहली वाली जो हमारी काइट है A, सेकंड वाली काइट यहाँ पे थी B, इनके बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालनी है। ओके, अब देखिए ये परपेंडिकुलर होता है ऊपर, पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है। तो ये जो इधर सामने जो हमारी यहाँ पे O पॉइंट है उसको मैंने बना दिया। तो जो सामने वाली डिस्टेंस होगी वो इस सामने वाली डिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। 90 का एंगल है, ऊपर परपेंडिकुलर गया हुआ है, तो इमेजिनरी लाइन जब आप जोड़ेंगे ऊपर जो आपने बनाई है हॉरिजॉन्टल वाली AB, वो नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी। जैसे इधर वाली लाइन इधर के बराबर है, AP BQ के बराबर है, वैसे यहाँ QP और AB भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो QP और AB भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसको सॉल्व करना है आपने, ओके। तो आप ट्राइंगल को बना देते हैं। तो O से आपका जो A का एलिवेशन था वो था 60 डिग्री, O से B का जो एलिवेशन था वो था आपका 45। यहाँ पर हाइट जो थी A वाले काइट की 40 मीटर, इस साइड भी 40 मीटर ही सेम था।
बस आपको ये नीचे वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो इनको हम कुछ नेम दे देते हैं। पहले हम इस ट्राइंगल के लिए अगर बात करें तो इसको ए बोल देते हैं, और फिर इसके लिए बात करेंगे तो उसको बी बोल देंगे, ठीक है। तो बस सेम, लेकिन इस बार रेशियो क्या लेना है वो देखिए। सामने होता है परपेंडिकुलर, इस बार हाइपोटेनियस नहीं देखना है, नीचे होता है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है 10 का रेशियो। एंगल कौन सा कवर हो रहा है? 45, क्योंकि आप पहले ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं। आप कोई भी देख सकते हैं पहले ट्राइंगल, मैंने इसको देखा। तो 10 45 के लिए होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आएगा, और 1 नीचे आ जाएगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो 40 मीटर आ गया। सेम ऐसे ही सेकंड वाले ट्राइंगल को देखते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है यह है 10 60, 10 क्यों लिया? क्योंकि परपेंडिकुलर नीचे बेस, 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 40, बेस है बी, 10 60 के लिए √3, 40 अपॉन बी, बी को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और √3 नंबर नीचे आएगा तो 40 अपॉन √3 आया। अब रेशलाइज बाद में कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब हमें टोटल दिखानी थी ए बी की वैल्यू। देखिए ए बी निकालने से पहले मैं क्यू पी निकाल देता हूँ, क्योंकि क्यू पी किससे बन रहा है? ए प्लस बी से। स्टार्टिंग में हमने बताया जो क्यू पी है वो ए बी के बराबर है, ठीक है। तो क्यू पी कैसे बन रहा है हमारा? ये पूरा बन रहा है ना, ये पूरी ए और बी को मिला के। तो ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 40 अपॉन √3। अब इससे थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। दोनों के पास 40 है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 40 ले दिया तो बना 1, इधर ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 अपॉन √3। ये आपका आंसर आ चुका है। अब क्यू पी और ए पी हमारे बराबर है तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी इसके आगे अगर सॉल्व करना है तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अंदर ये ब्रैकेट को सॉल्व करके, ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा? तो 1 + 1 अपॉन √3, एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो √3 से नीचे, √3 से ऊपर, क्योंकि √3 और 1 का जो एलसीएम होता है √3 होता है। √3 1 × √3 + 1 अपॉन √3 मीटर। ये आंसर आ चुका है। तो क्यू पी की वैल्यू ए बी के बराबर थी तो ए बी की वैल्यू भी यही होगी। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, फॉर दिस पार्ट। नाउ अगर आपको कोई भी पार्ट समझना है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता दीजिए कि कैसा आया, फिर हम इसको देखेंगे। √3 अगर दिया होता तो रखते, बट नहीं दिया था तो हम नहीं रख रहे हैं। रेशलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना प्रॉपर आंसर है, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट में क्या रखा है इसमें बी पार्ट में? इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ काइट ए is 30 degree from the camera D and distance between AD is 60 meter, then find height of tower। अब यहाँ देखिए जो D था हमारा, जो ये पोजीशन थी, इस पर कैमरा था, तो ये काइट A पर डिप्रेशन बना रहा है। एंगल डिप्रेशन क्यों बना रहा है? क्योंकि ऊपर है, ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन बनता है। और डिप्रेशन कैसे बनता है? तो डिप्रेशन देखिए यहाँ पर आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको मानना पड़ता है कि एक लाइन ऑफ साइट जो है उसके और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है आंखों के जहाँ से हम देख रहे हैं कैमरा या जो भी रखा है उसके बीच में एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे तो ऑलरेडी हमारे पास बेस होता है जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं, पर ऊपर ग्राउंड थोड़ी है, वो हमें मानना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर जो बना है एंगल वो दे रखा है आपको 30 डिग्री, और जो इन दोनों की डिस्टेंस दे रखी है एडी की वो दे रखी है 60 मीटर। डायग्राम में आप देख सकते हैं। आपको हाइट बतानी है इस पूरे जो टावर है उसकी। तो मैं इस डायग्राम को फिर से बनाता हूँ, देखिएगा। एक है डी पोजीशन, एक है ए पोजीशन, ये है आपका 60 मीटर। यहाँ पर जो एंगल बनना है वो है 30 डिग्री, ओके। और आपको हाइट इधर साइड में इसको पूरा कर दे रहा हूँ, इसको, और इस टावर जो एस डी है उस टावर को पूरा बना दे रहा हूँ। तो जो हमारा टावर है, फिर से बनाता हूँ, तो हमारा टावर है वो यहाँ पे है, ठीक है। इस पूरे की हाइट बतानी है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये पैरेलल लाइन को छोड़ दिया करिए सामने, इसको कोई पॉइंट नाम दे देते हैं एक्स, यहाँ पे तो पी था ही। ये आपका 40 मीटर है, तो इसके पैरेलल सामने पड़ेगा तो इतना हिस्सा तो 40 मीटर आएगा ना। अब पूरी हाइट निकालने के लिए आपको बस इतना पार्ट और चाहिए, और उसके बाद 40 में इसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज़ यही है। अब क्योंकि ये लाइन जो हमारी ए एक्स है और यहाँ से जो ऊपर डी से हॉरिजॉन्टल लाइन गई है ये पैरेलल है। आपने पढ़ा होगा दो पैरेलल लाइन को जोड़ने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो जो ये ए डी है वो ट्रांसवर्सल है। तो जो एंगल होते हैं हमारे इस तरीके से, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। 30 डिग्री था, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो मैंने ऊपर बनाया था बट ये 30 डिग्री यहाँ पे, ठीक है।
तो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, तो जो इधर एंगल होगा वो भी 30 होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी। तो ऊपर 30 मतलब यहाँ 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप आराम से आप इस ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपका यहाँ वाला है ट्राइंगल है। ओके, इसका हमने नाम दे रखा है ADX। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए। तो 30 के सामने है तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इधर हाइपोटेनस होता है क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस फिर से साइन की वैल्यू साइन 30, परपेंडिकुलर निकालना है। इसको कोई वेरिएबल मान लेता है, C मान लेता है, ठीक है। हाइपोटेनस है 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 60 यहाँ से ऊपर जाएगा तो 60/2 बचा, 2 से कट गया तो आ गया 30। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई 30। अब ये आंसर नहीं हुआ है, आंसर हमें पूरी डिस्टेंस बतानी थी, ST की मतलब हाइट बतानी थी। तो ST कैसे बन रहा है, 40 तो नीचे वाला पार्ट था, इतना पार्ट, ऊपर वाला 30 आ गया, तो 40 + 30 कितना हो गया, 70 मीटर हमारा आंसर हो चुका है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट केस स्टडी है आपकी 37। अभी रिसेंट में जो मैं चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ वो है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से कर लीजिए। 5.3 नहीं हुई है वो मैं कर दूंगा 1-2 दिन में, लेकिन उनको अच्छे से देख लीजिए। वहाँ पे आपका कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम खराब होगा, थोड़े लंबे वीडियो हैं, थोड़ा इत्मीनान से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर पहले NCERT करना जरूरी है, बाद में आप RD शर्मा या कहीं पर भी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत हेल्प होगी उसकी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, in the month of September, villagers of Angurhat were falling ill with high temperature. Paracetamol was one of the highest sold medicine during phase. A survey was conducted to estimate the overall sale of paracetamol of each pharmacy during the 7 days. It was observed that the number of paracetamol sold in different shops were all 3-digit numbers, divisible by 3, taken in order. अब देखिए मैंने अभी बोला ना, वहाँ पे चैप्टर आप करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक हमने सीरीज बनाई थी, AP है का क्वेश्चन है ये, तो सीरीज में हमें 3 डिजिट नंबर की बात कर रखी, जो मेडिसिन बिक रही है सारी शॉप्स में वो 3 डिजिट का नंबर में है। अब 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए 100 से, खत्म कहाँ होता है 999 में। बुक में 5.2 में आपने देखा होगा 7 से डिवाइड होने वाले बताने थे नंबर, यहाँ पे उन्होंने चेंज करके, जो कि मैंने वहाँ बताया था कि कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो चेंज करके 13 कर दिया। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो अब हम पहले चेक करेंगे कि 13 वाले कितने नंबर हैं, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम AP जो बनाएंगे वो 13 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने हैं वो देख लेते हैं। तो 13 के टेबल में 100 तो नहीं आता, क्योंकि 13 के टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 13 7 सा होता है 91, जो कि एक 2 डिजिट है। उसके बाद आपका जो अगला नंबर मिलता है 13 8 सा, वो होता है हमारा 104। तो पहला नंबर जो 3 डिजिट का मिलता है वो होता है 104, स्टार्ट हो गई। उसके बाद अगला जो मिलता है वो होता है 170, और ये जिसकी टेबल होती है उतना ही नंबर आगे बढ़ता है, ठीक है, हमें पता है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब इसको चेक करना है, चेक करने का तरीका बताया था, क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके 13 7 91, यहाँ बचा 8, बढ़ाया 13 6 78, दोनों को माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। 11 इसके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब होता है वो आपको हटाना है, तो जो नंबर होता है हमारा उसमें से हटा देते हैं। तो 999 में से 11 को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 988। तो जो लास्ट नंबर होगा वो 988 होगा। ओके, आप उसको जरूर देखिए वीडियो को प्लीज़, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। तो 104, 117 और 988 ये हमारी AP बन चुकी है, इसी से अब सारे आंसर हमारे आएंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग you just made this AP according to the question. Now based on the information answer the following question. पहला क्या है, how many paracetamol were sold on 7th pharmacy? 7th pharmacy में कितने पैरासीटामॉल सोल्ड हुई है आपसे बताया है, ठीक है। तो देखिए 7th pharmacy का मतलब है A7 निकालना है। ओके, जैसे पहली फार्मेसी में इतना हुआ 3 डिजिट के नंबर में होता है, ये ऑब्जर्व किया गया ना, नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड इन डिफरेंट शॉप्स वर ऑल 3 डिजिट नंबर्स। तो पहला ये है, दूसरा ये है, आगे तीसरा होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो 7th टर्म बताना है। अब 7th टर्म क्या होता है आपका, वो खुलता है A+60 में।
ओके, ए किसको बोलते हैं, तो ए जो हमारा पहला नंबर है उसी को ए बोला जाता है, तो ए हम इसको बोलते हैं, जिसको A1 भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। बी इनके बीच का गैप होता है, तो गैप कैसे निकलता है, आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करके, जो कि आ गया 13। और नहीं भी आप निकालते तो आपको डायरेक्टली पता है कि इनके बीच का गैप कितना है, जिसकी टेबल होती है वो होती है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है 104, डी की वैल्यू 30, बस इसको कैलकुलेट कर देना है। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग, 13 सिक्का 78, ऐड करिए 8 + 4 12, 7 और 1 के 8 और ये 1, तो पहला आंसर आ चुका है 182, ठीक है। तो 7th फार्मेसी में इतनी मेडिसिन क्या होंगी, सोल्ड होंगी, तो आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासिटामोल सोल्ड बाय 14th एंड 9th फार्मेसी। तो 14th कौन होगी, A14, और 9th क्या होगी, A9। आप अलग अलग इसकी वैल्यू निकाल के माइनस कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, लेकिन ध्यान रखना है अगर आप अलग अलग करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो सिंपली जो हमने देखा है, हम क्या करते हैं, A14 को ओपन करते हैं, A + 13D, एक कम हो जाता है, ध्यान रखेंगे, माइनस ये खुलेगा A + 8D। और हमेशा याद रखें कि जब भी बाहर माइनस हो और कोई भी टर्म ओपन हो तो ब्रैकेट जरूर बनाएं, ओके। वो किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन आता है तो ये ब्रैकेट नहीं बोलना है, ब्रैकेट नहीं बनाया तो आप साइन कन्वर्ट नहीं करेंगे और आपका गलत हो जाएगा, ओके। ये बात मैंने शायद लगातार हर वीडियो में बोली है, जिससे आप अपने दिमाग में रखें। सॉल्व करते हैं, A + 13D माइनस, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, फिर इसके साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस। अब होगा क्या, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आधी कैलकुलेशन यही खत्म। 13D - 8D, 13 में से 8 माइनस किया तो आ गया 5D, बस 5D को सॉल्व कर लो। 5D की वैल्यू हमारे पास थी 13, तो 13 5 का कितना होता है 65, तो इनके बीच का जो गैप आया वो आया है 65, तो सेकेंड आंसर भी आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही करें। नेक्स्ट, ये दो हो गए, थर्ड में फिर से ऑप्शन है, कोई एक करना होता है, पर यहाँ हम दोनों करेंगे। तो देखिए, हाउ मेनी पैरासीटामोल वर सोल्ड बाय 9th फार्मेसी फ्रॉम द लास्ट। अब बुक में भी एक क्वेश्चन था 5.2 में लास्ट से, तो वहाँ इस चीज़ पे हमने ध्यान दिया था, लास्ट आए या एंड आए, तो यही काम करना है। लास्ट या एंड मतलब अब डायरेक्टली नहीं निकालना है कि 9th फार्मेसी निकाल दिए A9, डायरेक्टली नहीं निकालना है, आपने पहले तो AP को या तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे कर लें, ठीक है, वरना इस AP को उल्टा कर दें। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो AP को उल्टा लिखिए, लास्ट जब भी बोले उल्टा लिख दीजिए 988, ठीक है, भूलना नहीं है। कई बार फॉर्मूले भूल जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहता है, तो कॉन्सेप्ट याद रखें 988। अब इसके नीचे जैसे ऊपर की तरफ भी 13 का गैप है तो नीचे भी 13 ही होगा, ठीक है, तो इससे पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, ऊपर प्लस हो रहा है तो नीचे नंबर क्या है, कम आएगा ना, कम हमेशा माइनस की तरफ जाते हैं, AP जब नीचे जाती है तो माइनस होती है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा 8 में से 3 गया 5, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ बचा 9, 975 आएगा, 2 लिख दिए बहुत है, ओके। अब जो है आपका A बन जाएगा ये 988। जब भी AP को लास्ट देखेंगे तो जो आपका D था पहले केस में, इस केस में D माइनस बन जाएगा, ओके। आप देख सकते हैं AP घट रही है इसलिए, ठीक है, और ये ध्यान रखना अगर घट रही होगी तो प्लस हो जाएगी, और जैसे बढ़ रही थी तो माइनस हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पे उल्टा जा रहा है, ओके। बस कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। अब आपको निकालना था 9, तो अब आप A9 निकाल दीजिए, A + 8D, तो A है 988, D है 13, लेकिन माइनस का भूलना नहीं है इस चीज़ को। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, मैं इसको यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ। 988 प्लस माइनस माइनस, 13 का 8 से मल्टीप्लाई क्या आया 104, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, तो 884 इसका आंसर आ चुका है, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट वर्ड पर आपने फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसका जो बी पार्ट है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड इन दैट वीक। टोटल नंबर, जब भी टोटल वर्ड आता है इसके लिए आपको SN सॉल्व करना है। SN आपका 5.3 में बताया गया है, जो मैंने तो अभी नहीं किया है वो कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है, तो SN के बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n-1 × d, और एक और फॉर्मूला होता है n/2 a + an। an हमारा ये लास्ट टर्म होता है, ठीक है,
अब आप इसको भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, आपके पास ए वैल्यू भी है, ए एन भी है, एस एन निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एन लाना पड़ेगा। अब ये एन कहाँ से आएगा वो देखते हैं। तो देखिए एन के लिए आपको ए एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन निकालने के लिए आपको नंबर, पहले तो हम नंबर ऑफ शॉप्स निकालेंगे ना, तो एन निकालने के लिए आप लगा दीजिए ए एन का फॉर्मूला, जो कि था हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन है हमारे पास, लास्ट वैल्यू को ए एन बोलते हैं, ए पहली वाली वैल्यू है, एन माइनस वन और डी कैप है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, एंड वाला हो चुका है, यहाँ इसको माइनस में ले जाएंगे तो 988 में से 104 को माइनस कर देंगे, 988 में से 104 माइनस होगा, 13 को अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, ये हमने वहाँ पे बात कर रखी है। तो 8 में से 4 या 4 8 और यहाँ पे 884, यह आया 884 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 13। देखिए यहाँ बाहर मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो 884 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 884 डिवाइड बाई 13, बस को डिवाइड कर लीजिए। तो 884 को 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 7 ज़ा 13 6 ज़ा सॉरी 78, यहाँ बचा आपका 10, 4 बढ़ाया 104, फिर ये हमें पता है 8 टाइम्स आता है तो 68 आ गया, जब कट करेंगे तो 68 आएगा, 68 इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन इधर आया नंबर के पास, प्लस वन, तो आएगा आपका 69। तो नंबर ऑफ शॉप्स हमारे आगे 69। नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें रख देते हैं। फॉर्मूला क्या था वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला था, सम निकालना था एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस ए एन। दो फॉर्मूले थे, ये वाला रख देते हैं। ये क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आपको डायरेक्टली ए की वैल्यू भी पता है और ए एन की वैल्यू भी पता है। ए जहाँ से शुरू हुआ था और ए एन जहाँ पे आपका ये एंड हुआ था 988, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो एन की वैल्यू आ चुकी है 69/2, ये है 104 और 988 जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं। नाउ 69/2 दोनों को ऐड करते हैं, 8 + 4 12, 8 और 1 कैरी 9 और 9 और 1 10। अब मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 69 इंटू 1092/2, 2 से कट जाएगा नंबर, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, 1 बच गया, आगे चला गया, 2 6 सा 12। तो 69 की 546 से बस मल्टीप्लाई करानी है। तो 546 की अगर हम 69 से कराएंगे तो 9 6 सा 54, 5 कैरी, 9 4 सा 36 + 5 41, 4 कैरी, 9 5 सा 45 + 4 49। ऐसे 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 6 6 सा 36, 3 कैरी, 6 4 सा 24 + 3 27, 2 कैरी, 6 5 सा 30 + 2 32। ऐड कर लेते हैं, 4 7 9 + 7 हो गए 6, 1 कैरी 7 और यहाँ पे 3। तो 37674 इज द आंसर। तो SN जो हमारा है टोटल इतनी मेडिसिन एक हफ्ते में बिकी, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा। ये आपकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ज़्यादातर इन्हीं की बनती हैं हमारी केस स्टडीज, तो इसको भी देख लेते हैं। ट्रीज एक्ट्स द नेचुरल फिल्टर, सभी को पता है। बाय प्लांटिंग ट्रीज इन द अराउंड स्कूल प्रेमिसेस वी क्रिएट क्लीनर एंड हेल्थियर एयर फॉर स्टूडेंट्स एंड लोकल रेजिडेंट्स, रिड्यूसिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ट्रीज लगाने चाहिए, ऑब्वियस है, जितना ट्रीज लगेंगे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, एयर आसपास अच्छी रहेगी आपके लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो इतनी बात है। आगे, अ स्कूल इन नोएडा हैज़ प्रपोज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अ कम्युनिटी ड्राइव ऑन ट्री प्लांटेशन अंडर द टाइटल सेव अर्थ सेव ट्रीज। ओके, अब नोएडा में कोई स्कूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रीज प्लांट करने के लिए अपना एक कैंपेन चला रहा है जिसका नाम है सेव अर्थ प्लांट ट्रीज। ओके, अर्थ को बचाना है और ट्रीज को प्लांट करना है। स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल हैव प्लांटेड सैपलिंग इन फील्ड सच दैट इट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल शोन इन फिगर ABCD। तो अब ये क्या कर रहा है, जो ये आपके ट्रीज लगे हैं वो कुछ इस फॉर्म में, सैपलिंग मतलब इस टाइप से आपका ट्रीज का अरेंजमेंट दे रखा है, जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस डायग्राम को समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है X एक्सिस और इधर देखने को मिल रहा है Y एक्सिस। ओके, ट्रीज यहाँ पे दिखा रखे हैं लगा के, जिनकी पोजीशन है A
बी, सी, डी। अब 4 आपकी साइड्स ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो ये आपका ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, यहाँ से हम कुछ पॉइंट पहले लिख लेते हैं। जब भी आप डायग्राम देखें तो जो इन्फॉर्मेशन निकल सकती है वो निकाल लेते हैं। जैसे पहला, ए के कोऑर्डिनेट्स हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला पॉइंट जो कोऑर्डिनेट का होता है वो होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। ओके, तो अब वाई और एक्स की पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, एक्स के पॉइंट को आपको देखना है नीचे से, क्योंकि एक्स तो नीचे से आ रहा है ना, ये है आपका एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -5। और वाई इधर से आता है, वाई ये है, ये वाली लाइन, तो यहाँ से वाई आता है, तो वाई की पोजीशन कितनी है, 9। तो पहले एक्स आता है तो बाद में वाई, तो ये आपका ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ओके, पहले लिखने से फ़ायदा क्या होता है, आप आराम से फिर सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बी की पोजीशन देख लेते हैं। अब बी की पोजीशन आपकी ये है, एक्स की तरफ से आ रही है वैल्यू 2 और वाई की तरफ से आ रही है वैल्यू 3, तो ये रहेगा 2,3। सी के पॉइंट देखते हैं। एक्स पहले देखना है, तो एक्स की तरफ से आ रहा है ये, जो कि है 1, और यहाँ से आ रहा है -5, तो 1,-5। सी की पोजीशन हो गया। और डी के लिए भी देख लेते हैं, तो यहाँ से आ रही है 6, वो भी माइनस की, पहले एक्स देखना है, तो -6, और इस साइड से आ रहा है ये वाली वैल्यू, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर लेके आना है ना, तो डी की वैल्यू है +1, ठीक है, तो -6 + 1, सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे बता देंगे। ये कोऑर्डिनेट बनाने के बाद आपको आसान पड़ेगा सब कुछ सॉल्व करना। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए डी, तो ए से डी तक के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो ए और डी की डिस्टेंस देखिए, ए और डी की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? ये होता है आपका x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ये पहली ये वैल्यू है तो इसको x1 और y1 बोलेंगे, ये दूसरी है तो इसको x2 और y2 बोलेंगे। बस यहाँ पे वैल्यू रख देना, तो -6 माइनस x2 के लिए है। अब x1 देखिए फिर से माइनस का आ रहा है, तो हमने क्या सीखा है कि हम बार बार ब्रैकेट बनाएंगे फिर इसको माइनस का, तो हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, तो जब माइनस के बाद जैसे ये माइनस तो इसका माइनस है, फिर x1 की वैल्यू फिर से माइनस आए ना, तो सीधे प्लस लिख दिया करिए। ओके, जिससे अवॉइड हो जाए ये सिचुएशन कि आप ब्रैकेट लगाना भूल गए कुछ, तो आप ध्यान रखिए। y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 है 9, यहाँ तो सीधे आ रहा है। अब -6 और +5, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से आएगा 1, साइन 6 का बड़ा है तो माइनस का 1। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 8, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8। साइन यहाँ भी 9 का बड़ा है तो माइनस का, पर स्क्वायर करने पे जो माइनस का नंबर होता है वो प्लस बन जाता है, तो वह 1 बन जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 1 जोड़ा तो 65 आ गया। रूट 65 किसी का नहीं होता, तो आप ध्यान रखेंगे ये आ गया आपका 65 रूट का, और यूनिट्स लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया, तो सिंपल यूनिट्स। तो फर्स्ट आंसर आ चुका है डिस्टेंस बिटवीन ए डी, जो कि आ चुका है आपका √65 यूनिट्स। आई होप ये क्लियर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल दिया सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 स्टूडेंट प्लांट। ओके, सेकेंड पार्ट को देखते हैं इसका। 1 स्टूडेंट प्लांट्स 1 सैपलिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब एक स्टूडेंट ए डी के मिड पॉइंट पर सैपलिंग लगा रहा है, तो ए डी का मिड पॉइंट को हम ई मान लेते हैं, यहाँ पे सैपलिंग लगा रहा है। देन ही मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डी बी। अब डी बी कौन है, ये इसके पैरेलल लाइन ये होंगी ना, ये इस तरीके से, एंड शोज अनदर सैपलिंग ऑन ए बी। अब ए बी पर वो क्या कर रहा है, एक और सैपलिंग लगा रहा है। ठीक है, तो ए बी पर लगा रहा है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ दीज न्यू सैपलिंग्स, तो हमें इसकी न्यू सैपलिंग की पोजीशंस बतानी है, तो पैरेलल पे लगा रहा है। ओके, आ जाते हैं, तो न्यू पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम इसकी कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। तो जब पैरेलल जाएगा, देखिए इस पोजीशन, ये तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के पैरेलल में जा रहा है, तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, किसी भी, जैसे ये ए है, ये डी था, ये बी था, ये ई को मिड पॉइंट बता रखा है, ऑलरेडी गिवन है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, अब मिड पॉइंट से अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नीचे से पैरेलल ही तो आ रहा था ये, तो ई से भी तो पैरेलल ही आएगा, तो जो दूसरी लाइन होती है ना, ये जो ए बी है दूसरी साइड, उसका भी मिड पॉइंट से ही कट करके जाता है वो लाइन।
तो हमने ये मिड पॉइंट का जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट था वो यही कहता था, अगर हम मिड पॉइंट से लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये थर्ड साइड जो है उसको भी मिड पॉइंट पे ही कट करती थी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ अगर चलें तो यह वाला पॉइंट जो होगा जिसको हम एफ बोल देते हैं ये भी एक मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, 9th क्लास में जो आपने पढ़ी है। तो बस अब इन दो मिड पॉइंट को पहले निकाल देते हैं और इन्हीं का हमें आंसर बताना था, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो मिड पॉइंट के लिए आप मिड पॉइंट लगा देंगे। मिड पॉइंट क्या होता है देखें, आप AD का मिड पॉइंट देखेंगे तो वो E है। तो मिड पॉइंट के लिए आपको मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बताया था मैंने वो लगा देते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 x के लिए, और y के लिए होता है y1 प्लस y2/2। क्योंकि हम AD की साइड से देख रहे हैं तो यही आपके x1 y1 होंगे और ये आपके x2 y2 होंगे। ठीक है, तो पहली पोजीशन आ जाएगी x की, दूसरी आ जाएगी y की, जो कि E के कोऑर्डिनेट हो गए x और y। बस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x1 कितना है, x1 है -5, इसको मैं इधर लिखता हूँ साफ साफ, इसको मिटा के। ठीक है, अब चीज़ें समझ गए होंगे आप। तो x1 है आपका -5 प्लस x2 है -6/2, -5 प्लस माइनस माइनस, माइनस के दोनों नंबर क्या होते हैं हमारे, ऐड होते हैं, साइन माइनस का आता है, तो ये हो गया 11/2। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं y के अकॉर्डिंग। तो y के अकॉर्डिंग कितना है, 9 प्लस y2 है 1/2, 9 प्लस 1 10, 10/2 होता है 5। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, AD के जो हमारे E के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हैं आपके -11/2 और 5। इसी तरीके से आपको इधर ये जो पॉइंट था इसको F बोला था, ये किसके मिड में आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका AB के मिड में। तो AB का मिड पॉइंट निकाल देते हैं, फिर से x और y सॉल्व करना पड़ेगा। तो AB के लिए आपको AB के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, जैसे AD के देखे थे वैसे ही आप AB के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। ठीक है, तो AB के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 तो आपका वही है, इनका नाम रख देंगे x2 और y2, -5 फॉर्मूला वही है, प्लस 2/2, -5 प्लस 2 तो ये -3 हो जाएगा, -3/2 आ गया। नेक्स्ट 9 y1 प्लस y2, 9 प्लस 3/2, 9 प्लस 3 होता है 12, कैंसिल किया 6 आ गया। तो -3/2 और 6 आ गया, ये आपका F के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो यह था हमारा A पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मिड पॉइंट आपको लगाना था। ठीक है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से कैसे हुआ ये आपने देख लिया। नेक्स्ट, a new sapling is kept at a point M on BD such that DM ratio BM equal to 3:1. Find the coordinate of M. अब एक न्यू सैपलिंग लगाई जा रही है, उसको देखते हैं, जो कि कहाँ पे है, एट पॉइंट M on BD। अब BD ये है तो DB ये इस तरीके से है, M कोई पॉइंट है यहाँ पे है। अब इसका जो रेशियो दे रखा है DM, D से M तक दे रखा है 3 और M से B तक दे रखा है 1। ठीक है, तो ये M1 और इसको M2 बोलते हैं जो रेशियो होता है। आपको M के कोऑर्डिनेट बताने हैं x और y। अब D के हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिए थे। तो D के पॉइंट क्या था, यहाँ से -6 था, यहाँ से 1 था, तो -6,1। और B के कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ से 2 था, यहाँ से 3, तो 2,3। ओके, तो 2 और 3 अब सॉल्व कर देना है, कोऑर्डिनेट बताना है, सेक्शन लग रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू होती थी हमारी m1 x2, या आप m2 लिखें तो x1 करें। ठीक है, बट ध्यान रखना है कि आपका 2 के साथ 1 आना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, चल सकता है, मतलब प्लस के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे m1 x2। इनकी पोजीशन इधर उधर हो सकती है लेकिन 1 के साथ 2 ही होना चाहिए। ओके, ये गलती नहीं करनी है कि आप 1 के साथ 1 लिख दें। तो m1 हम जैसे भी लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब देखिए m1 कौन है, तो ये m1 था 3, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 होता है, ये y2। तो m1 x2 प्लस m2 के लिए 1 और x1 -6 और अपॉन में दोनों m1 m2 ऐड, मतलब 3 + 1। सॉल्व करते हैं। 3 2 6, यहाँ प्लस था इधर माइनस था तो माइनस हुआ, 6 1 6 और नीचे 3 + 1 हो गया 4।
6 में से 6 गया 0, 0.4 कितना होता है 0, तो x की वैल्यू आ गई 0, y की निकाल लेते हैं। तो y का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 था 3, y2 देखिए ये 3 है, फिर अगली वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू भी है 1 अपॉन नीचे 4 डायरेक्टली लिखते रहोगे, फिर से 3 + 1 जोड़ेंगे, 3 3 9, 1 1 1 अपॉन 4, अब 9 + 1 हो गया 10, 10 अपॉन 4, तो ये आ गया आपका 5/2। ओके, तो जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो 0,5/2 आ चुके हैं। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका बी पार्ट इस तरीके से सॉल्व होना था। लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड, द लाइन सेगमेंट AC and BD bisect each other at P - 2,2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। C के कोऑर्डिनेट बताने हैं। C के कोऑर्डिनेट तो हम पहले ही बता चुके हैं, पर देख लेते हैं। देखिए C के कोऑर्डिनेट तो मैंने ऐसे डायरेक्टली बताए थे डायग्राम से, यहाँ से आ रहा था 1 और यहाँ से आ रहा था -5, तो 1 और -5, तो ये आंसर तो आपका 1 मार्क्स का डायरेक्टली आपका बन जा रहा है। बट इन्होंने दिया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। AC and BD बाइसेक्ट एट P, ठीक है। अगर वैसे आ जाए पेपर में, जैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो AC एंड BD बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 20 से कट कर रहे हैं, ठीक है, किस पे, P पॉइंट पे, जिसका पॉइंट दे रखा है -2,2। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों बराबर और इधर वाला इसके बराबर, ठीक है। AO = OC और B = OD। C के पॉइंट बताने हैं, तो A के पॉइंट आपको पता है। ओके, A के पॉइंट जो थे हमारे, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये A के पॉइंट के थे -5 और 9। P के पॉइंट है, C के बताते हैं। बाइसेक्ट हमेशा मिड पॉइंट से होता है, तो मिड पॉइंट लगा के देख लेते हैं। ये x1, ये y1, C के बताने हैं x2 और y2, और ये जिसको कट करता है वो x और y होता है। तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2। x1 है -5, x2 निकालना है क्योंकि आपको एंड पॉइंट बताना है, ठीक है। तो इनको इसलिए x और y नाम दिया गया है क्योंकि वहीं से तो कट हो रहा है। तो x की वैल्यू दी है इस बार, और अपॉन में 2 आता है। 2 2 4, -5 + x2, नंबर के पास जाएगा, तो -5 इधर आ गया, +5 बनेगा। देखिए माइनस और प्लस माइनस होता है, 5 में से 4 गया, बचा 1, तो x2 की वैल्यू 1 आई, जो कि हम देखिए पहले भी बता चुके हैं, x की वैल्यू 1 आएगी। ओके, इस साइड देखते हैं y के लिए। y के लिए y का फॉर्मूला लगेगा y1 + y2/2। तो y की वैल्यू आपकी 2, y1 है आपका 9, y2 आप निकाल रहे हैं। C के कोऑर्डिनेट जो माने उन्हीं को आप बोल रहे हैं बस। तो y2 आपने निकालना है और नीचे 2 आता है, यहाँ से इधर जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस का 9 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 4 में से 9 माइनस किया तो आया 5। साइन जो है बड़ा नंबर माइनस का है, तो इसका आ गया, तो दूसरा पॉइंट आ गया -5। जबकि जो हमें डायरेक्टली ही दिख रहा था तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है, पेपर में। बट सॉल्व करने के लिए अगर आता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन, तो आप ये लगा सकते हैं। इसके बाद 5.3 को भी मुझे सॉल्व करना है, मैं उसे कर दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।